पढ़ रहे थे जनन के बारे में, जिसमें कि आप लोग को कायिक जनन के बारे में हम पढ़ा चुके थे। ये क्लास 12th का आप लोग का बायोलॉजी का जो कि चल रहा था चैप्टर नंबर 1, आपका चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें कि आप लोग को हम आज की क्लास में आप लोग को हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन के बारे में हम लोग पीछे वाले पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हम डाल देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को बोले हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का नंबर है, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप लोग को पेमेंट करना है 99 रुपये, आप लोग का पूरा बायोलॉजी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से जो क्लास में यहाँ पे ये पढ़ाई होता है पीडीएफ, यही पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं, जो ये होता क्या है, ठीक है। वैसे आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। देखिए अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन की क्रिया में उत्पन्न संतान एकदम अपने जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का अवलोकन होती है, इसलिए अलैंगिक जनन को एक जीव जनन भी कहते हैं। कहा गया अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें दो जीव की कोई आवश्यकता नहीं होता है, यानी कि एक ही जीव यानी कि क्या कर सकते हैं तो जनन कर सकते हैं अकेले में, यानी कि इसमें एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और इसका जो संतान होता है वो सेम टू सेम जैसे हुआ होगा वैसे ही इसका यानी कि होने वाला संतान में, जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है अलग अलग होता है सभी का, आप देखिएगा जितना इंसान है सभी का कहीं ना कहीं क्या है तो फेस अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता है लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला है, जैसे होता है वैसे ही, यानी कि जैसे पिता उसका है यानी जो जनक है वैसे ही उसका यानी कि संतान होगा। अब देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे टाइप बाय टाइप जब पढ़ेंगे तब पूर्ण रूप से हम लोग समझेंगे। अलैंगिक जनन की विधि के बारे में कहा गया है, अलैंगिक जनन का अलग अलग विधि के द्वारा जनन होता है, जैसे इसको बांटा गया है द्विखंडन विधि द्वारा, उसके बीजाणु जनन द्वारा, मुकुरण द्वारा, उसके करिका द्वारा और खंडी भवन द्वारा और पुनरुदर भवन द्वारा। आगे जब आप लोग कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोग को सिर्फ 3 ही जनन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये द्विखंडन, मुकुरण और खंडी भवन, यही आपको या करिका यही आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द्विखंडन के बारे में सबसे पहले जानेंगे, और लैंगिक जनन में भी द्विखंडन या इसी को द्विविभाजन भी कहा जाता है, द्विखंडन या द्विविभाजन, बाइनरी फिनिशन, जो कि इस जनन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। कहा गया इस पर विधि में प्रायः जनन के समय जनक का शरीर 2 बराबर भागों में क्या होता है समसूत्री विभाजन द्वारा बंटते हैं और 2 नए संतति जीव का निर्माण करते हैं, इससे ही हम लोग 2 विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। कहा गया इसमें क्या होता है तो इसमें जीव जो है 2 भाग में टूटता है, ठीक है। जीव जो होता है वो 2 भाग में, जैसे हम लोग जानते हैं अमीबा के बारे में, तो अमीबा देखिए देखने में होता है एकदम छोटा, ये उंगली से भी छोटा होता है अमीबा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग अपने बुक में जो कि देखते हैं, आगे इसी में भी फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यानी कि अमीबा का संरचना कोई निश्चित नहीं होता और बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये होता है बहुत सूक्ष्म, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से इस तरह से बताया गया है जो अमीबा होता है। तो ये क्या करता है, एक जीवीय होता है, इसमें सिर्फ एक ही जीव पाया जाता है, अमीबा में या यूग्रिना है, ये दोनों क्या है एक जीवीय जीव है। तो ये जो है द्विखंडन विधि द्वारा ही अपना जनन करता है। क्या करता है, ये परिपक्व होगा, परिपक्व होने के बाद ये यहाँ से, जैसे ये अमीबा है तो ये यहाँ से ही विभाजन होना शुरू करते हैं और टूट के 2 अमीबा के रूप में यानी कि बंट जाते हैं, 2 भाग में ये क्या होगा बंट जाएगा, फिर ये दोनों क्या होगा दोनों परिपक्व होगा, परिपक्व होकर ये फिर से 4 भागों में बंटना शुरू हो जाता है और इस तरह से ही ये अपना जनन करता है। इसमें कोई भी यानी कि मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ता है, आपको पहले ही बताया है अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ये यानी कि अपने से ही खुद ही ऑटोमेटिक इसका जैसे ही समय पूछता है ये 2 भागों में समसूत्री विभाजन, समसूत्री, सम देखिए समसूत्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द था समसूत्री, यानी सम मतलब बराबर, यानी कि सम संख्या कहते हैं ना बराबर भाग में, और सूत्री यानी कि समसूत्री बराबर भाग में 2 भाग में बंट जाता है ये, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है द्विखंडन या द्विविभाजन आपका कहलाता है, जो कि कौन चीज़ है अलैंगिक जनन में ही ये भी आता है। चलिए आगे की हम लोग पढ़ते हैं, आगे की टाइप पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा नंबर इसी में बीजाणु जनन, ठीक है। कौन चीज बीजाणु जनन, कहा गया बीजाणु जनन कौन चीज होता है तो देखिए इस विधि के द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिकाओं में या ब्रह भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति, जिसे भित्ति को हम लोग आवरण भी कहते हैं,
युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु कुछ समय के बाद जनक कोशिकाओं या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे बीजाणु जनन कहते हैं, जो कि कहा गया क्लोडोमाइनोमोनस सेवार, ये सब जो होता है कवक जो होता है, इसी के बारे में कहा गया बीजाणु जनन में क्या होता है, तो इसमें जो है जीव के कोशिका में या बाहरी भाग, कोई जीव है उसकी कोशिका की बाहरी भाग जो होता है, ये क्या होता है, इससे अलग होके ये आगे यानी कि इसके आवरण से हटके और संरचना का ये यानी कि निर्माण करता है और एक आगे बढ़ के एक अपना पौधे से अलग होके अपना जीव का निर्माण करना शुरू कर देता है। इस प्रकार को ही जीव को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं, यानी कि अपने जनक से अलग होके और ये भी अपना संरचना बदलना शुरू करता है, यही आपका बीजाणु जनन कहलाता है। अब आता है मुकुरन। देखिए मुकुरन नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा, बेडिंग, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी के बारे में कहा गया। बेडिंग यानी कि इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिकाओं से बाहर भाग पर जनक के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचनाएं बनाती है, जिसे मुकुरन कहते हैं। यह मुकुरन ईस्ट के से अलग होकर अंकुरित समय आने पर एक नए ईस्ट में बदल जाते हैं। ईस्ट जो कि हम लोग देखते भी होंगे, पाउंरोटी जब खाते हैं उस सब पे ईस्ट की संरचना पाया जाता है, ठीक है, जो कि कुछ गोल गोल टाइप का ही होता है। तो कहा गया ये भी क्या करता है, एक निश्चित समय आने पर ये इससे अलग हो जाता है टूट के, और ये भी अपना संरचना फिर से बनाना शुरू कर देता है। तो यही क्या कहलाता है? मुकुरन विधि द्वारा जनन कहलाता है। जैसे एक हाइड्रा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रा जो होता है वह एक पौधा होता है, जलीय पौधा होता है, ठीक है, जो कि पानी में पाया जाता है। कुछ इस तरह से आप लोग 9 क्लास में ये सब चीज़ पढ़ चुके भी है, ठीक है। तो हाइड्रा का जो पौधा होता है, ये जैसे ये भाग है तो इसमें एक ही भाग होता है, ये पानी में रहने वाला जीव है, और यहाँ से ये टूट जाएगा। जैसे परिपक्व होगा यहाँ से क्या होता है, टूटना शुरू कर देगा, और टूटने के बाद क्या करता है, ये भाग फिर से इसमें मिल जाएगा और यहाँ से फिर से इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से हाइड्रा क्या करता है, अपने यानी कि एक ही शरीर से टूट के दूसरा शरीर बनाता है, फिर इससे भी क्या होगा, ये टूटेगा, फिर आगे की शरीर बनना शुरू हो जाता है। और इस तरह से यह समझिए हमेशा के लिए अजय अमर ही है, कभी खत्म ही नहीं होता है। और अपने शरीर को टूट टूट के ही जो भाग हुआ वो आगे बढ़ेगा, और इसके साइड से जो ये भाग निकलेगा ये फिर टूटेगा, और फिर से ये जमीन के माध्यम से यहाँ से फिर से अपना एक पौधा का निर्माण कर लेगा। और इस तरह से ये हाइड्रा भी बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा सा, माइक्रोस्कोप में हम लोग को थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है, बुक में जब भी दिया जाता है तो आप नंबर करके दिखाया जाता है। इसमें हम लोग आगे दिया हुआ है, सारा फिगर भी इस नोट्स में दिया हुआ, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा फिगर भी बना के दिया गया है, ठीक है। चलिए मुकुरन समझ गए होंगे। कलिका, कलिका के बारे में कहा कि जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है तो उस कलिका कहते हैं। और यह कलिका मात्र पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे के रूप में बदल जाते हैं। जिसे कहा गया प्यूरोनेरिया के पौधे। ये क्या कहा गया यानी कि पौधा होता है, इसके कोई पौधा है जैसे, तो इस पौधा के जो पत्ती होता है आगे, इस पे एक हरा भाग पाया जाता है, और ये क्या होता है, टूट के एक तरह से कहा गया हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है, जो उसे कलिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है। और ये कलिका पौधे से कहा गया अलग होके एक निश्चित समय पर, एक इसका समय आने पर ये क्या करता है, फिर से मिट्टी में अपना गिरने का एक नए पौधे के रूप में बदल जाता है। इसे ही क्या कहलाता है, कलिका कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कहा गया उसके बाद खंडी भवन, ठीक है। खंडी भवन के बारे में कहा गया है, नाम से ही पता चलता है खंडी और भवन। कहा इस विधि में बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पता है तो आप लोग को बता दें। जिसमें एक कोशिका पाया जाता है वो एक कोशिकीय कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और हम लोग जैसे हुए मनुष्य हुए हम लोग, तो हम लोग क्या में आ जाते हैं, हम लोग बहुकोशिकीय में आ जाते हैं। जिसमें बहुत सारे कोशिका पाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में स्वतः टूट जाते हैं, और प्रत्येक खंड
अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे या जीव में बदल जाते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खंडीभवन कहते हैं। यानी कि क्या होता है, तो कहा गया या तो कोई पौधा हो सकता है या कोई जीव हो सकता है जो उसका शरीर क्या होता है, बहुत सारे टुकड़ा में, 2 टुकड़ा में या बहुत सारे टुकड़ा में टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, तो वह फिर से अपने शरीर एक निश्चित समय आने पर फिर से अपने शरीर का निर्माण करना शुरू कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खंडीभवन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया स्पायरोगायरा शैवाल जो होता है, स्पायरोगायरा ये शैवाल जो पाया जाता है, समुद्री शैवाल, ये में यूरोसिक्स शैवाल जो होता है, थिक शैवाल, ये इसमें भी पाया जाता है। ये सब क्या होता है, स्वतः टूट जाता है बहुत सारे भागों में और फिर से वो अपने पौधा का निर्माण करना शुरू करता है। तो इस प्रकार के जनन जो होता है ये भी एक अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में भी कौन सा जनन है, तो खंडीभवन जनन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है पुनरुद्र भवन, ठीक है, जनन। ये कहा गया कुछ जीव पुनरुद्र भवन की असीम क्षमता पाई, जैसे प्लेनेरिया, स्पंजा, हाइड्रा व अमीबा। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिए जाए और वे प्रत्येक टुकड़े जितने केंद्रक का अंश उपस्थित होते हैं, वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पुनरुद्र भवन कहा जाता है। कहा जैसे अमीबा से समझिए, अमीबा जैसे है ये केंद्रक इसमें बीच में पाया जाता है, तो वही केंद्रक को कहा गया, इस केंद्रक को जितने भाग में काट दिया जाए यानी कि विभाजित कर दिया जाए और उतने टुकड़े अगर रख दिया जाए तो उतने भाग में हो सकता है ये क्या कर लेगा, जनन कर, यानी कि एक निश्चित समय आने पर ये अपने शरीर का निर्माण कर सकता है। और इस प्रकार से भी कहा गया, ये जनन सब इतना पूछता नहीं है, आपको लैंगिक और लैंगिक मुख्य रूप से याद रखना है, द्विखंडन याद रखना है, मुकुरन याद रखना है, ये सब आपको कायिक जनन कल की क्लास में पढ़ाई थी वह याद रखना है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। यहाँ से आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपका आते रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कहा गया है इसमें अलैंगिक जनन के लाभ क्या क्या है। ठीक है, अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है वह यहाँ पे दिया गया है। कहा गया अलैंगिक जनन का लाभ जो है इसमें एक नंबर कहा गया, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व आकारीय में जनक के समान होते हैं। कहा गया इसमें जो होता है वह पूर्ण रूप से अपने जनक के समान, जैसे इसका यानी कि पूर्वज होता है वैसे ही उसका आगे का पीढ़ी भी उसमें होगा। जैसे अमीबा जो होता है ये कुछ मान के चलिए अगर ऐसे है तो इसका जो संतान भी आगे का पीढ़ी होगा वह भी कुछ इसी टाइप का होगा। यानी कि इसका कहा गया अनुवंशिक और आकार दोनों चीज, इसका गुण भी और आकार भी दोनों अपने पूर्वज के समान, जनक के मतलब अपने पीछे वाली पीढ़ी के समान ही, अपने माता पिता के समान ही यानी कि होता है। इसमें माता पिता अलग अलग होता नहीं, लेकिन यानी कि अपने पूर्वज के समान ही होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखिए 5 नंबर में आपको जब पूछेगा तो इसी तरह से प्रश्न आपको पूछता है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उसके भेदों को लिखिए और उससे क्या लाभ है क्या हानि है बताइए। तो वहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। अगर आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखते हैं तो आपसे एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, कहा गया सेकेंड नंबर पॉइंट, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में गुणसूत्रों की संख्या जनकों के गुणसूत्रों की संख्या के समान ही होती है। कहा गया इस प्रकार के अगर संतान उत्पन्न होता है जितना गुणसूत्र उसके पिता में होगा यानी कि उसके पूर्वज में होगा, जनक में होगा, उतना ही गुणसूत्र उसके आगे वाले संतान में भी होगा। यानी दोनों के गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, समान ही होगा इसमें। उसके बाद आगे का पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। कहा गया है इसमें जनन के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। जो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जीव की आवश्यकता, इसमें 2 जीव की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होता है। उसके बाद है पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट है, इनमें जनक युग्मक जनन निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ये निषेचन युग्मक जनन, निषेचन का मतलब क्या हो, 2 जीव मिलके जो जनन करता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। नर और मादा जो मिलता है तो इसमें उसकी आवश्यकता कहा गया नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। हो गया ये पॉइंट। आप ऐसे करके अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा। ठीक है, एक भी नंबर आपसे नहीं काटा जाएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। अब उसके बाद है इसका हानि। आपको हम बोले हैं जो लाभ और हानि पूछेगा तो दोनों पूछेगा, तो इसलिए दोनों आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका हानि क्या क्या है। कहा गया इस विधि द्वारा नई
प्रजाति का विकास नहीं होता है। कहा गया इस विधि के द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होगा। अगर अमीबा है तो सब दिन वैसे ही अमीबा बनते हुए आएगा, ऐसा नहीं है जो अमीबा में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, देखिएगा इंसान आज से हजारों वर्ष पहले कुछ अलग टाइप से दिखते थे और आज के हजारों वर्ष के बाद फिर इंसान में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ऐसे सकट नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन जरूर आ जाता है। उसका लंबाई में बढ़ना घटना बहुत सारी चीज में परिवर्तन आ जाता है। तो वही कहा गया है यहाँ पे, जो इस प्रकार के जीव में जो है क्या होता है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड वो पॉइंट है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये एक इसका क्या है, हानि है। उसके बाद कहा गया इसमें उत्पन्न संतान, इसमें उत्पन्न संतान में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। इससे जो उत्पन्न संतान होता है उसमें वही कोई भी नया गुण नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसा पहले का अमीबा काम करता था वैसे ही करेगा, जैसे पहले हाइड्रा काम करता था उसी तरह से काम करते रहेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता। ये भी एक क्या है, इसमें हानि है। उसके बाद है पॉइंट, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल होती है। और कहा गया इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। तो ये सब क्या है, इसका हानि है। और लैंगिक जनन का क्या था, ये सब हानि था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं लैंगिक जनन के बारे में। जो लैंगिक जनन क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए लैंगिक जनन कहा गया है जिसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में। ठीक है, कहा गया लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा और आप लोग को जूम करते हैं, पूरा साफ दिखाई देगा। चलिए कहा गया लैंगिक जनन या इसे ही लिंगी जनन भी कहा जाता है। लैंगिक जनन या लिंगी जनन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कहा गया वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों नर और मादा, कौन सी नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में विषण व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रायः उस श्रेणी के जीव में पाई जाती है। देखो कहा गया लैंगिक जनन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कहा गया नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता पड़ता है। एक जीव इसमें जनन नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन करने के लिए नर और मादा, एक नर और एक मादा दोनों की आवश्यकता पड़ता है। जब ये दोनों मिलेगा तब कहा गया, ये जो जब मिलता है तो इसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जनन तो करता है लेकिन कैसा जनन, लैंगिक जनन करता है। और नर में क्या पाया जाता है, तो नर में कहा गया विषण, नर में जो पाया जाता है वो विषण पाया जाता है। ठीक है, और मादा में क्या पाया जाएगा, तो अंडाशय। ठीक है, मादा में अंडाशय पाया जाता है। नर में विषण पाया जाएगा और मादा में अंडाशय पाया जाता है। तो ये कहा गया। और ये एक क्या कहा गया, पूछेगा लैंगिक जनन एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसा है, जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद यह एक उस श्रेणी के जीव, जितना भी उस श्रेणी का जीव होगा वो सभी ये जनन करते हैं। उस श्रेणी के जीव यानी कि उच्च कैटेगरी के जीव, जैसे मनुष्य आ जाता है इसमें। ठीक है, ये सभी जो है कौन जनन करते हैं, तो लैंगिक जनन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको बोले हैं ज़्यादा रुपया भी नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ 99 रुपया पेड करना है। ठीक है, कितना, 99 रुपया पेड करना है। आपको पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, आपको हम कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दे देंगे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा, या कम्युनिटी में भी आपको नंबर दे दिया गया है, वहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा। और उस पर सिर्फ SMS आपको करना है, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लास देखिए, PDF से तैयारी कीजिए, आपका पूरा बायोलॉजी का तैयारी हो जाएगा। और साथ में जैसे ही सब्जेक्टिव का क्लास खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव का भी क्लास आपको चैप्टर बाय चैप्टर करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आप बस आप चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। कहा गया है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, कहा गया लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। कहा गया निषेचन, पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के बाद। ठीक है, 3 भाग में इसको बांटा गया। निषेचन के पहले, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, निषेचन के समय और उसके बाद, इसको 3 भाग में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। तो सबसे पहला भाग हम लोग देखते हैं।
कहा गया है निषेचन से पूर्व, यानी कि निषेचन से पूर्व क्या होता है, तो कहा गया है यहाँ पे निषेचन से पूर्व की घटना के बारे में बताया गया है। कहा गया लैंगिक जन्म में नर व मादा युग्मनकों के मिलने से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कहते हैं। इस प्रकार की घटना युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण दो भाग में इसको बांटा गया। युग्मक जनक और युग्मक स्थानांतरण, इसको दो भाग में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं पहले। चलिए, कहा गया है यहाँ पे युग्मक जनन के बारे में। कहा गया युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जनांग में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा जनांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। इनका निर्माण जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होती है। यह युग्मक प्रायः जनन कोशिका का होती है, जिसके संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। कहा गया यानी कि नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्म का निर्माण होता है। और ये कब की घटना होता है, तो कहा गया ये यानी कि जन्म की पहले की घटना के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है क्या, तो जिससे संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। और ये दोनों जब मिलेगा, नर युग्मक का और मादा युग्मक दोनों जब मिलता है, जब शुक्राणु और अंडाणु के रूप जब मिलता है, तो उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। ठीक है, मनज उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। युग्मनज के स्थानांतरण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे युग्मनज के स्थानांतरण के बारे में कहा गया युग्मनज निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। कहा गया युग्मनज निर्माण के बाद दोनों एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिससे युग्मनक स्थानांतरण कहते हैं। यह युग्मनक स्थानांतरण जंतुओं और पौधे में अलग अलग होती है। कहा गया जंतु में अलग होता है और पौधा में अलग होता है। जब नर और मादा दोनों समीप में आ जाते हैं, तो इसमें जो स्थानांतरण यानी कि शुक्राणु अंडाणु जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये कहा गया दोनों में अलग अलग होता है। नर में भी अलग होता है और मादा में, दोनों में अलग होता है। जैसे जंतुओं में युग्मनक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग योनि मार्ग से फ्यूपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, जबकि पौधे में यह प्रक्रिया जल, कीट, वायु आदि के माध्यम द्वारा संपन्न होती है। देखिए, हम लोग जब योनि के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तो योनि कुछ इस तरह से पाया जाता है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पे अंडाशय रहता है, यहाँ पे अंडाशय पाया जाता है, इस भाग में अंडाशय पाया जाता है। और ये जो होता है, यहाँ से अंडाशय जब निकलता है तो कुछ इस तरह से रहता है, ये नली पाया जाता है। ठीक है, दोनों साइड ये नली पाया जाता है। इसी नली को क्या कहा जाता है, फ्यूपियन नलिका कहते हैं। जब यहाँ पे सेक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब शुक्राणु प्रवेश करता है, तो वही कहा गया ये फ्यूपियन नलिका के माध्यम से ये अंडाशय के पास पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाएगा, अंडाशय के पास पहुँचता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज स्थानांतरण कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, पहुँचता है। और इधर से थोड़ा सा अंडाणु भी आगे आएगा और फ्यूपियन नलिका में क्या होता है, जाके ये मिलता है। मिलने के बाद फिर नीचे की ओर आएगा। वैसे ही कहा गया पौधा में क्या होता है, जल, कीट, वायु के माध्यम से, यानी कि ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पौधा में जैसे पाया जाता है, एक नर भाग है, एक मादा भाग है, तो इस पे कीट बैठता है। मान के चलिए नर भाग पे बैठा और फिर यही कीट यहाँ पे आके मादा भाग पे बैठता है, तो ये क्या करता है, इसके माध्यम से ये नीचे चल जाएगा और यहाँ पे बीजांड में जाके क्या करता है, संतान बनना शुरू हो जाता है, यानी कि बीज का बनना शुरू हो जाता है बीजांड में। ठीक है, तो ये हम लोग आगे प्रैक्टिकल आप लोग को हम करके एक एक चीज़ करके आप लोग को हम लाइव दिखाएंगे। ठीक है, ये जो फोटो होगा, फोटो से नहीं, आपको हम फूल एक तोड़ेंगे, फूल को आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ तो वहाँ पे और अच्छे तरीक़ा से आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे बस इतना आपको समझना है, जो ये एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज स्थानांतरण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं निषेचन के बारे में। तो ये तो जानते ही है। कहा गया निषेचन प्रक्रिया नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मनक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके
सिंगमी भी कहा जाता है, सिंगमी भी कहा जाता है। कहा गया यानी कि नर और मादा दोनों जब मिलता है तो हम लोग जानते हैं उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के पश्चात कहा गया द्विगुणिज युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणिज का निर्माण, जैसे पौधे में दो नर रहता है, एक मादा रहता है, ये यानी कि मिलता है एक जगह पे आके, और ये मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया है, तो कहा गया निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए निषेचन तक आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। आगे देखिए कहा गया है निषेचन के बाद होने वाली घटना। निषेचन की बाद जो है कौन कौन सी घटना होती है, तो कहा गया देखिए निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन के पश्चात घटनाएं कहलाती है। यानी कि निषेचन के बाद, जब निषेचन होता है नर और मादा युग्मज मिलता है, उसके बाद जो घटना होता है उसे ही हम लोग निषेचन के पश्चात घटना कहते हैं। कहा गया इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संचयन के बाद युग्मनज 2n, यानी नर युग्मक को n से लिखा गया है और मादा युग्मक को n से लिखा गया है। कहा गया जब दोनों मिलता है तो युग्मनज बनता है, जिससे हम लोग 2n मान लिए हैं। ठीक है, निर्माण होता है, युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं, और यही युग्मनज जो बनता है यही वृद्धि करके यानी थोड़ा और बड़ा होके कौन चीज़ का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये कौन चीज़ का, भ्रूण का निर्माण करना शुरू करता है। भ्रूण विकास होता है और नए जीव का निर्माण करता है, और यही भ्रूण बाद में क्या होता है, नए जीव के रूप में निर्माण होता है। तो ये है निषेचन के बाद की प्रक्रिया। इसका समीकरण जैसे बनाया गया है, नर युग्मक n मादा युग्मक n, निषेचन जब होगा तो युग्मनज बनेगा जिसे 2n कहते हैं। 2n से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, जो हम यहाँ पे बताए हैं, और भ्रूण से क्या बनता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, और इस तरह से जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होता है। किस विधि द्वारा, लैंगिक जन्म विधि द्वारा। उसके बाद कहा गया है भ्रूण दो उत्पन्न, यानी कि भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर साफ आपको नहीं दिखाई देता है तो अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ है तो इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर फिर ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको साफ साफ नहीं दिखाता होगा। तो इसके लिए आप अगर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से साफ साफ दिखाई देगा। और वीडियो आप लोग कैसे लगता है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ में आपको बार बार करें, ये पीडीएफ आप ले लीजिए, जब पीडीएफ आपके सामने रहेगा तब आप वहाँ पे पीडीएफ में पढ़ते चलिएगा, हम यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझाते चलेंगे, तो बहुत आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है निषेचन के बाद युग्मनज से 2n भ्रूण का विकास होता है, जिसके भ्रूण उत्पन्न कहते हैं। इस क्रिया में यह युग्मनज 2n बार बार समसूत्री विभाजन करके कई कोशिकाएं बनाती है। बहुत सारे कहा गया 2n जो बनता है, 2n बार बार समसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारी कोशिका का निर्माण करता है। फिर यही कोशिका उत्तक बनाती है। हम लोग जानते हैं कोशिका के समूह क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। बहुत सारी कोशिका बन जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, बदल जाएगा उत्तक। यही उत्तक क्या करता है, मिलके अंग का निर्माण करता है। यही उत्तक मिलके अंग का निर्माण करेगा, और अंग मिलकर क्या करता है, तो अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र से क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं सबसे पहले कौन चीज बनता है, कोशिका बनता है। कौन चीज, कोशिका। कोशिका कौन चीज से बना, तो भ्रूण को समसूत्री विभाजन के माध्यम से कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका के समूह से क्या बनता है, उत्तक बनता है। कोशिका के समूह से उत्तक बनता है। उत्तक के समूह से क्या बनता है, तो उत्तक के समूह से अंग बनता है। कौन चीज, अंग बनता है। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से क्या होता है, तो अंग तंत्र से एक जीव का निर्माण होता है, और इस तरह से जीव की उत्पत्ति होता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, जो लैंगिक जन्म की विधि द्वारा इस तरह से सारा प्रक्रिया चलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे यहाँ तक बहुत आसानी से। अब देखिए आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है, एक तरह से यहीं तक था। आपका 2 चैप्टर अब स्टार्ट होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुष्प के बारे में, यही यानी कि पुष्पीय पौधे के लैंगिक जन्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा टाइप फूल के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा पुष्पीय पौधे के बारे में, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को हम सारा चीज़ करके, यानी कि पुष्प लाके और करके भी आप लोग को हम दिखाने वाले हैं, जो किस तरह से होता है। सारी चीज़ एक एक चीज़ आप लोग को वहाँ पे हम दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर।
नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और इस टाइप से वीडियो आप लोग को PDF पर पढ़ने में कैसे लगता है, कितना अच्छा लगता है, या आपको बोर्ड पे पढ़ाते थे वो अच्छा लगता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका मैथ का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सारा विषय आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा, इंटर का भी, साइंस का भी। और आर्ट के लिए एक स्पेशल चैनल भी बनाया गया है, एक्सेंट आर्ट क्लास नाम से, ठीक है। तो उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आर्ट वाला कोई स्टूडेंट है तो वो आर्ट का क्लास देख सकते हैं। और कंपटीशन के लिए अलग से एक चैनल चलता है अपना, जो कि है एक्सेंट मैथ क्लास नाम से। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा एक्सेंट मैथ क्लास, ठीक है। और उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे मैथ का बहुत सारी ट्रिक और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप लोग को बता दिया जाता है। तो आप लोग को आगे का जो क्लास होगा वहाँ पे फुल लेके आपको यहीं पे हम एक एक पॉइंट आपको हम करके वहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।